हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज। आज साइंस वर्ल्ड चैनल पर आपको इस वीडियो में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि सीबीएसई की साइड से काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया इस चैप्टर को, बहुत सारे टॉपिक को साइड कर दिया गया, लेकिन जितने टॉपिक्स बचे हैं ये इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसमें से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को तैयार किया है। आज के इस वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में विद सॉल्यूशन फुल डिटेल आपको मालूम होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट, व्हाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल। कार्बन और जो इसके कंपाउंड होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पर लेकिन शुरू में देखिए क्या लगा हुआ है, वाई। पर ऐसा क्यों? कोई रीजन होगा, उन्हीं रीजन को हमें समझना है और इस क्वेश्चन के आंसर में नोट करना है आपको। ठीक है, देखिए नंबर फर्स्ट रीजन, जो कार्बन या कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं जब हम उसको ईंधन के तौर पर एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो कंबशन प्रोसेस चलता है। कंबशन के दौरान ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कार्बन के कंपाउंड बर्न होते हैं, जलते हैं, ठीक है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, इस पूरे ट्रैक को, इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? किस टाइप की रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक। क्लियर? और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। हालांकि यहां पर हीट और लाइट दोनों का जिक्र आता है, बाकी हीट को स्पेशली हाईलाइट किया जा रहा है। ठीक है, तो कंबशन प्रोसेस जब चलता है कार्बन के कंपाउंड का तो बहुत अच्छी खासी अमाउंट में हीट रिलीज होती है और उसी बेसिस पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी ईंधन को अगर आप यूज करते हैं, किसी भी फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बेसिक टारगेट क्या होता है? हीट जो प्रोड्यूस होगी उसका इस्तेमाल करना, और वो इस प्रोसेस के दौरान अच्छा खासा देखा जाता है। तो फर्स्ट रीजन हमने समझा कि भाई कार्बन के कंपाउंड का हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये जो कंबशन प्रोसेस चलता है कार्बन के कंपाउंड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट और लाइट वगैरह ये सब चीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और उसी हीट का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, हमने रीजन लिया कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये कैसी रिएक्शन होती हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मीनिंग क्या है वो भी हमने इसी क्वेश्चन में क्लियर कर लिया। हालांकि इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता था। ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उन रिएक्शन को कहा जाता है जो एक बार स्टार्ट होने के बाद खुद से फिर अपने आप से रिपीटेशन में चलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Give reasons to explain why carbon forms large number of compounds। कार्बन के कंपाउंड अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा नंबरिंग में पाए जाते हैं, पर क्यों? उसके लिए भी दो कारण हैं। फर्स्ट, टेट्रावैलेंट कैरेक्टर। ठीक है। सेकंड, कैटिनेशन। क्लियर? तो दो बेसिक रीजन है व्हाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। ये शायद एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दो बेसिक रीजन है कि कार्बन के कंपाउंड मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है? यहां पर दो पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, दो ही रीजन यहां पर लिए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, टेट्रावैलेंट कैरेक्टर। टेट्रावैलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एक एलिमेंट जब बाकी चार से जुड़ने की क्षमता रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में जो 14th ग्रुप है, उस 14th ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वो सभी टेट्रावैलेंसी की लिस्ट में आते हैं, मतलब चार से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड ये वो एलिमेंट्स हैं जो 14th ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें टॉप लेवल पर कौन आता है? कार्बन। ठीक है। तो कार्बन टेट्रावैलेंसी दिखाता है जिसकी वजह से इसके जो कंपाउंड हैं वो मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। सेकंड, दूसरा रीजन क्या है कि कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा नंबर में मिलते हैं? उसका कारण है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है? कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की। यहां पर तो कार्बन का जिक्र कर रहे हैं हम। तो कार्बन की एक सेल्फ लिंकिंग जो प्रॉपर्टी है, मतलब खुद से जुड़ने की क्षमता, और खुद से जुड़ते जुड़ते ये एक लंबी चेन बना लेता है।
जैसे आपने सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टीरेट सुना है, फॉर्मूले भी आपने सुने होंगे इसके, और C17H35CONA, C15H31CONA। तो सोचिए ना 15 कार्बन सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। तो ये कार्बन की क्वालिटी है कि खुद से जुड़ते जुड़ते एक लंबी चेन बना लेता है और बिना ब्रेक हुए। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के जो बीच में बॉन्ड होता है ना, बड़ा स्ट्रांग होता है। तो कैटनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच एन एलिमेंट कंबाइन विद इटसेल्फ एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन। जैसे कि हमने एग्जांपल अभी सुने, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट। क्लियर? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विद ए सूटी फ्लेम, इज इट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछना चाह रहा है ये कि भाई जो कार्बन की जो कंपाउंड है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी यहां पर हो सकता है, लिखा मिले आपको, ठीक है, तो सूटी फ्लेम दिखाते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड है उसको हमें क्या कहना चाहिए, है ना? अनसैचुरेटेड बोले इसको या सैचुरेटेड? वैसे तो देखिए जो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ना, जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है सभी के सभी ऐसा नहीं है कि सैचुरेटेड हो, और सभी के सभी ऐसा भी नहीं है कि वो अनसैचुरेटेड हो। ठीक है, तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो हम लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब नेचुरल, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? जैसे कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिस्ट में आते हैं, मतलब एक तरह से नेचुरल सिस्टम से जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दोनों नाम आपने सुने हुए हैं। ठीक है, अब दूसरी एक खास बात, सूटी फ्लेम को बाद में लेंगे, सबसे पहले लेते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है। ठीक है, इनमें डिफरेंस समझते हैं एक बार, ये एक अलग से क्वेश्चन वैसे बन सकता था। तो सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसका मतलब एल्केन, जो एन फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है जब आप ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड देखते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिले आपको, तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एग्जांपल सुनते हैं, जैसे कि C3H6। तो आप सोचिए इसे जनरल फार्मूले से मैच करके देखिए, क्योंकि एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है ना। तो CnH2n वाले फार्मूले में क्या फिट बैठ रहा है? C3H6 बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि 3 2 6, तो C3H6। ये जो कंपाउंड मैंने आपको बताया एग्जांपल में, इसका नाम होता है प्रोपीन। क्या होता है? प्रोपीन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोपीन, वो एक ही बात है। तो प्रोपीन एक एग्जांपल हुआ किसका? एल्कीन फैमिली का। ठीक है, तो ये अनसैचुरेटेड है। तो डबल बॉन्ड वाला मिले आपको या ट्रिपल बॉन्ड वाला, जैसे प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, इस तरह से जो कंपाउंड है ना, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं अभी, तो वो सब क्या है? अनसैचुरेटेड है। लेकिन एल्केन फैमिली से जो जुड़ा हुआ कंपाउंड आपको मिलेगा, जो एग्जांपल होगा, वो किस में आएगा? सैचुरेटेड लिस्ट में। अब सैचुरेटेड वालों के एग्जांपल, जैसे कि एल्केन में आप हेक्सेन, है ना, 2,2 डाइमिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हैं इसमें एन आ रहा है लास्ट में, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले और अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन पर आते हैं वापस, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न विद अ सूटी फ्लेम, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बर्न हो रहा है ना, सूटी फ्लेम के साथ। अब सूटी फ्लेम क्या है? धुआं। ठीक है, स्मोक। तो ऐसे सब्सटेंस जो जलने पर धुआं प्रोड्यूस कर रहे हैं, धुआं रिलीज कर रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं कि भाई वहां पे तो सूटी फ्लेम आ रही है, मतलब धुआं आ रहा है। बल्कि इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो आप सबने शायद नोटिस किया हो, जैसे एलपीजी सिलेंडर होता है ना। तो अब एलपीजी सिलेंडर का आप यूज़ कर रहे हैं, जितना भी उसमें मटेरियल था वो सारा आपने इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, सब लग रहा है आपको कि हाँ सिलेंडर खाली हो गया है। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ व्यक्ति थोड़ा जुगाड़ कर लेते हैं ना, कि भाई सिलेंडर को थोड़ा लिटा दिया। ठीक है, या एक बल्कि दूसरा तरीका भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यूज़ करना। ठीक है, सिंपल समझाने वाली बात चल रही है एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, तो आपने एक कंटेनर लिया, उसमें गर्म पानी डाला और उसके अंदर सिलेंडर को खड़ा कर दिया।
वो टेम्परेचर मिलेगा ना थर्मल एनर्जी वगैरह के बेस पे, तो क्या होगा, जो भी बचा खुचा भी था ना उसके सिलेंडर के थोड़े बहुत भी मॉलिक्यूल से सारे आपने खींच लिए। लेकिन कई बार ऐसा करने पर क्या होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, और जो चूल्हा है ना, जो आप गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, बर्तन को काला करना शुरू कर देता है। या फिर जनरल ये तब भी देखा जाता है जब सिलेंडर खत्म होने वाला हो। ठीक है, तो आप सोचिए ये कैसा कंबशन है, कंप्लीट कंबशन है या इनकम्प्लीट कंबशन है? ये इनकम्प्लीट कंबशन है। ठीक है, क्योंकि जो पासेज था, है ना, जो मटेरियल, जो फ्यूल के पासेज में कोई बैरियर आ गया है ना, कुछ भी इंप्योरिटीज एक्यूमुलेट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इनकम्प्लीट कंबशन लिस्ट में चला जाएगा। और इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब कि वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में आपने मटेरियल को बर्न किया। ठीक है, वो किसी भी रीजन से एक तरह से इंप्योरिटीज कलेक्ट हुई है आपके वो अरेंजमेंट की वजह से, या जो भी रीजन है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब बर्तन काले होने लगे, तो ये किसका इंडिकेशन दे रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन का। क्लियर। अब दूसरी तरफ आपने सिलेंडर अभी पूरा फिल था, आपने उसका यूज किया और अच्छे से वो फ्लेम वगैरह आ रही हैं और आप अपना इस्तेमाल कर पा रहे हैं उसको कुकिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट कंबशन है। तो जब कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या स्मोक प्रोड्यूस होता है? नहीं ना, धुआं नहीं होता है ना। तो वहां पर क्या होता है, बल्कि ब्लू फ्लेम होती हैं कंप्लीट कंबशन के दौरान। और जब हमने इससे पहले जो एग्जांपल लिया था वो अरेंजमेंट वाला, वो सेटलमेंट वाला, ठीक है, तो उस दौरान क्या हो रहा था, इनकम्प्लीट कंबशन। तो वहां पर क्या है, बहुत कालस वगैरह आ रही थी कंटेनर के बाउंड्री लाइन पर इस तरह से। तो उस समय क्या बोलेंगे हम कि भाई फ्लेम, येलो फ्लेम आ रही है। आपने नोटिस किया भी होगा। तो ब्लू फ्लेम कब आती हैं, जब कंप्लीट कंबशन होता है, और येलो फ्लेम कब आती हैं, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ठीक है, अब सूटी और नॉन सूटी, इन दोनों वर्ड को यहां पर अटैच कर लेते हैं। क्लियर, टॉपिक की डिटेल भी आ गई और क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। तो कंप्लीट कंबशन जब होता है तो ब्लू फ्लेम आती हैं, इसका मतलब नॉन सूटी, स्मोक प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है ना, किसी भी रीजन से, तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो वहां पर क्या होगा, सूटी फ्लेम होंगी, येलो फ्लेम होंगी। क्लियर, डाउट खत्म हो गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। तो जो मिक्सचर होता है इथाइन और ऑक्सीजन का, उसका इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग के लिए। पर ऐसा क्यों? देखिए बहुत इजी है, और जो मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन से जस्ट पहले डिटेल दी थी, उसके जरिए भी आप इसको कवर कर सकते हैं। अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। ऑक्सीजन और इथाइन का जो मिक्सचर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है वेल्डिंग के लिए, है ना। इसका रीजन बताना है। देखिए वैसे तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहां से भी ले सकते हैं। जस्ट हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, उसमें काफी सारी डिटेल आई थी, है ना, कंपाउंड्स को लेकर और अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को लेकर। तो उसके जरिए भी आप उसका इस्तेमाल करके इसको कवर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, और बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 का आपको डायरेक्ट आंसर भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि जो इथाइन है, इथाइन में क्या आ रहा है, YNE। YNE एक इंडिकेशन है। किस चीज का इंडिकेशन है कि भाई ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। मैंने उसमें भी जिक्र किया था ना कि भाई जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो इथाइन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन दिखाते हैं। ठीक है, तो इथाइन क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, और ये एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जो कंप्लीट कंबशन लिस्ट में एंटर नहीं करने वाला है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा आप कि जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं या जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, मतलब इथीन या इथाइन, इनमें से कोई भी हो सकता था, या फिर आप सीधा बोलिए एल्कीन या एल्काइन, ये दोनों ही कैटेगरी किस में आती हैं, अनसैचुरेटेड की लिस्ट में। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को अगर आप बर्न करते हैं तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इसीलिए ऑक्सीजन को यहां पर मिक्स किया जाएगा, है ना। तो जब आप इथाइन, और इथाइन मतलब ये जो कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप थोड़ा वैसे भी ध्यान रखेंगे। तो इथाइन के साथ जब ऑक्सीजन को आप मिक्स करेंगे तो इस्तेमाल कर पाएंगे वेल्डिंग के पर्पस को पूरा करने के लिए।
क्योंकि आप वेल्डिंग करना चाहते हैं ना। आप एक बात सोचिए, वहां पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर की नीड है ना, टेम्परेचर हाई चाहिए, ठीक है। और अगर आपने सिंपल इथाइन का यूज़ किया तो इनकम्प्लीट कंबशन होना है, वो आपको क्लियर हो गया टॉपिक। तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो सोचिए क्या ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट हो पाएगा वहाँ पे? नहीं ना, सूटी कंडीशन रहेंगे, स्मोक प्रोड्यूस होगा तो बर्न नहीं होने देगा, उस मटेरियल को अटैच नहीं कर पाओगे आप मेटल्स को। क्लियर? तो अब आप सोचिए तो आपको क्या करना है, उसका एक तरीका दिया हुआ है कि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप ऑक्सीजन के साथ इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये कंप्लीट कंबशन कर पाएगा काफी हद तक, और आपके उस मटेरियल को जिसको आप वेल्ड करना चाह रहे थे, अटैच करना चाह रहे थे, है ना, ठीक है, तो वहां पर एक हाई टेम्परेचर जनरेट होगा और जो आपका टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। गिव पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है कार्बन की? देखिए, पोजीशन को पता करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको रट लीजिए या फिर समझ लीजिए। मैं आपको समझाने वाला मेथड क्लियर करा देता हूं, ठीक है, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। 6 का मतलब 2 और 4, तो लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, और जिसके लास्ट में 4 आ रहा है तो उसमें क्या करते हैं, +10 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 14। तो आंसर आया 14। तो कार्बन 14th ग्रुप का मेंबर है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था? 6, लास्ट में 4 आ रहा है, उसके बेस पे हमने पता लगा लिया कि भैया 14th ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करेगा ये पता करना है, तो इसका एक तरीका है, और वह तरीका क्या है कि भाई ये सेकेंड पीरियड में आता है। कैसे पता चला मुझे? 2 शेल का इस्तेमाल हो रहा है ना, इसीलिए। अगर 3 शेल का इस्तेमाल होता, मैग्नीशियम में 3 शेल इस्तेमाल हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम कौन से पीरियड में आएगा? 3rd पीरियड में आएगा। कैल्शियम में कितनी शेल इस्तेमाल हो रही हैं? 2 8 8 2, 4, तो कौन से पीरियड में आएगा? क्लियर हो गया, ठीक है, 4th पीरियड में आएगा। तो इस तरीके से पता लगाया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछना चाह रहा है भाई कार्बन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो आप बताएंगे कार्बन जो है 14th ग्रुप का मेंबर है और सेकेंड पीरियड में एग्जिस्ट करता है। कैसे पता चला वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया, ठीक है, क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। देखिए होमोलोगस सीरीज में क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कोई आपको कंपाउंड दिया हुआ है, मान लीजिए आपको मीथेन दिया है, सबसे इजी एग्जांपल है ना, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, है ना। हालांकि इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए जैसे कोई कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, इसमें IUPAC काफ़ी मदद करती है, ठीक है। फिलहाल तो इस चीज़ को सिलेबस से साइड रखा हुआ है, पर फिर भी अगर आपको कभी भी मौका मिलता है तो आप IUPAC की जो वीडियोज़ हैं जो आपके अपने साइंस वर्ड चैनल पर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तब, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको ही कवर करना है, या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE सैम्पल पेपर सॉल्यूशन है, इस तरह की चीज़ों को कवर करना है। एक्स्ट्रा टाइम का आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा था, मीथेन। तो मीथेन मतलब CH4। अब आपको CH4 के अगले 3 स्टेप लिखने हैं, ठीक है, होमोलोगस सीरीज के हिसाब से। तो उसमें क्या मेथड यूज़ करते हैं? CH2 का इस्तेमाल किया जाता है। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, पहला स्टेप क्या है आपका CH4। तो CH4 से जस्ट नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? CH2 ऐड कर दो आप उसमें, तो कितना हो जाएगा? C2H6, ठीक है। एक और स्टेप सोचिए, C3H8। तो ऐसे आप कितने भी स्टेप बता सकते हैं, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, बहुत इजी है। नंबर फर्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। सेकंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। थर्ड, हर एक स्टेप पर आपको डिफरेंस मिलता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, मतलब CH2 का, ठीक है। और लास्ट, फंक्शनल ग्रुप का जो पैटर्न है वो भी सेम चलता है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CHO, CH3 CHO, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इथेनल। क्या नाम होगा? इथेनल। क्योंकि ये जो CHO मैंने नाम बोला है ना,
ये एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है ये? एल्डिहाइड ग्रुप। इस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शन ग्रुप को लेकर कि भाई कितने कितने फंक्शन ग्रुप होते हैं, उनको क्या सिंबल्स है और किस तरह से हम उसे इस्तेमाल करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं IUPAC को समझने के दौरान, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम्पल को देखकर उसका नाम बता सकें। ठीक है ना? चलिए खैर, तो CH3CHO ये जो इथेनॉल एग्जाम्पल है, इसके लिए आपको अगला स्टेप सोचना है। तो फंक्शन ग्रुप को चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन ग्रुप को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जो उससे पहले लिखा है ना लेफ्ट साइड में CH3, उसमें आप CH2 को ऐड कर दो तो कितना बनेगा? C2H5 CHO। एक और स्टेप सोचो, C3H7 CHO। इजी है या हार्ड है? बहुत इजी है। तो होमोलोगस सीरीज का मुझे लगता है आपको टॉपिक भी समझ में आ गया है और जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो चीज भी क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गिव स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कैसी होती है सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। इसके लिए देखिए एक छोटा सा डायग्राम भी पॉसिबल है। ठीक है, ये सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर 2 भागों में बटी होती है। एक आयनिक पार्ट होता है और एक नॉन आयनिक पार्ट होता है। ठीक है, ये जो यहां पर एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको बोलते हैं आयनिक पार्ट, और ये जो टेल वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? नॉन आयोनिक पार्ट। क्लियर? तो आयनिक पार्ट और नॉन आयनिक पार्ट, या आप कह सकते हैं जो सोप मॉलिक्यूल है वो हेड और टेल के मिलने से बना होता है। हेड पार्ट आयोनिक होता है और टेल पार्ट नॉन आयोनिक पार्ट है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सोप मॉलिक्यूल का? RCOONA। ठीक है, तो RCOONA। तो ये जो RCOONA है, इसमें आयनिक पार्ट कौन सा है? ये वाला। और नॉन आयनिक पार्ट क्या है? ये R। अब आप सोचोगे कि R कोई एलिमेंट है? नहीं, R एलिमेंट नहीं है। R क्या है यहां पर? साइड चेन। क्या है R यहां पर? साइड चेन। ठीक है, जिसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं होता। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? जनरल, मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है इसका। साइड चेन, ये आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? तो सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आप पहले डायग्रामेटिक दिखाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा लेबल कर देंगे कि भाई सोप मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो 2 भागों में बटी होती है। नंबर फर्स्ट आयनिक पार्ट, सेकंड नॉन आयनिक पार्ट। कोई भी सोप हो, उसके अंदर जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें CONA वाला पार्ट सेम रहता है, और जो R है साइड चेन है वो बदलती रहती है। उसमें साइड चेन में हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10 कार्बन होंगे, 20 कार्बन होंगे या 15 कार्बन होंगे, कितने भी हो सकते हैं वो। क्लियर? तो सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपको ये सब दिखाना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल। देखिए, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाएं, तो उनको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। अब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी होते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, या तो डबल बॉन्ड मिल जाए, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, तो वो दोनों ही क्या होंगे? अनसैचुरेटेड वाले होंगे। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पूरा नाम। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्लियर? अब 2 पॉसिबिलिटी है जो आपने अभी सुनी, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब इनके एग्जांपल एक बार नोट कर लेते हैं। जो सैचुरेटेड है उसमें आप डाल सकते हैं CH4, ये सैचुरेटेड के एग्जांपल मैं नोट कर रहा हूं यहां पे, C5H12, ये सैचुरेटेड। अब अनसैचुरेटेड के लिए C3H6, C4H6। क्लियर? तो ये अनसैचुरेटेड और ये सैचुरेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। गिव स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड इट्स यूजेस।
स्ट्रक्चर बतानी है डायमंड की और उसके यूज़ भी बताने हैं। ठीक है, यूज़ तो देखिए आपने सब सुने हुए हैं कि भाई आपका जैसे ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है डायमंड का। ठीक, डायमंड की एक खास क्वालिटी होती है कि उसमें बहुत टफनेस होती है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्यों होता है ऐसा। बाकी उस टफनेस की वजह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सर्जिकल नाइफ्स होते हैं ना, जो मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसका जो टिप पार्ट होता है तो वो डायमंड का बना होता है, डायमंड की टिप होती है, जिससे कटिंग बहुत ईजी हो जाता है। क्लियर, उसके हार्डनेस की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, बाकी ये जो यूज़ है वो ज़रूर आप याद रखिएगा। अब देखते हैं डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखिए डायमंड एक एलोट्रॉप है ना। डायमंड क्या है? एक एलोट्रॉप्स। अब एलोट्रॉप्स में मेनली 3 नाम सुनने में आते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलरेंस। इस पे भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आपको मैक्सिमम जितने भी टॉपिक्स हैं ना आपके इंपॉर्टेंट, जो अभी टर्म 2 में आने वाले हैं, सभी पर आपको वीडियोस मिलेगी और सभी की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। क्लास 10th की साइंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी आपको होम पेज पर ही, और बाकी जो वन शॉट वीडियोज़ हैं हर एक चैप्टर्स को लेकर, उसकी वीडियोज़ आपको अलग मिलेगी, और चैप्टर के टॉपिक वाइज चैप्टर नंबर के अंदर आपको उसके सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा और जल्द से जल्द आपको उस टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन दी जाएगी वीडियोस की फॉर्म में, या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट पर के जरिए आपको समझाया जाएगा कि भाई इस टॉपिक में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है ना, और जल्द से जल्द उसका रिप्लाई किया जाएगा फाइनल। ठीक है, तो होता क्या है कि डायमंड अपने आप में एक एलोट्रॉप्स है। डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन का एटम बाकी 4 कार्बन एटम से जुड़ सकता था और 4 से जुड़ जाता है। ग्रेफाइट में ऐसा नहीं हो पाता, उसमें 3 से जुड़ पाता है। ठीक है, चलिए खैर फिलहाल डायमंड पे फोकस करते हैं। तो डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन का एटम बाकी 4 कार्बन एटम से जुड़ता है और इस तरह से जुड़ते जुड़ते एक पूरी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट क्रिएट कर लेता है, और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां पर, इसलिए ना तो करंट पास हो सकता है और ना ही कोई फ्री स्पेस है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि डायमंड टफ मटेरियल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42, बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उतना ही ज़्यादा वो मटेरियल कॉम्पैक्ट पाया जाता है, बहुत ज़्यादा सघन होता है। ठीक है, कोई फ्री स्पेस नहीं है यहाँ पर। ग्रेफाइट में तो क्या होता है, शीट्स होती हैं, शीट्स के बीच में गैप होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ आपको? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। डिफ्रेंशिएट कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। आयन सबसे इजी डिफरेंस और मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं ना आपको, आप उसे नोट कर लेना रजिस्टर में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बने होते हैं मेटल और नॉन मेटल के मिलने से। जब मेटल रिएक्ट करते हैं ना नॉन मेटल से, तो क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है इसके कंपैरिजन में? इसी लाइन के अकॉर्डिंग कोवैलेंट कंपाउंड हमेशा नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, उसके बेस पर डिजाइन होते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड में नॉन मेटल और आयनिक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल। सिंपल है। NaCl ले लीजिए आप, बिल्कुल इजी एग्जांपल। कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, ठीक, ये सब क्या है? आयनिक कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल वाला केस। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो NH4 है। N क्या है वहां पर? नाइट्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल लिस्ट में जाता है ना, 7 होता है ना डबल नंबर उसका, तो 2,5, 5 मतलब माइनस पार्ट को दिखाएगा, वैलेंसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो नॉन मेटल के मिलने से कोवैलेंट कंपाउंड और मेटल नॉन मेटल के मिलने से आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन कोवैलेंट कंपाउंड के। कोवैलेंट कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं कोवैलेंट सॉल्वेंट में, लेकिन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं आयनिक सॉल्वेंट में। इस तरह से आप डिफरेंस को नोट कर सकते हैं। करीब 3 से 4 आपको डिफरेंस जरूर पता होने चाहिए। लास्ट में एक एग्जांपल का भी डाल सकते हैं आप। क्लियर? तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो टर्म 2 में आपके पास आने वाला है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत दमदार चैप्टर था, अब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स तो हटा दिए गए हैं, साइड कर दिए गए, आप सबके फेवर में ही किया है, बल्कि इस जो CBSE ने पैटर्न डिजाइन किया था वो इसलिए क्योंकि अच्छे से तैयारी वगैरह को भी, क्योंकि तैयारी को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं साल में, है ना, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अदरवाइज चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल थी, अब तो बहुत थोड़ा ही बचा हुआ है, लेकिन जितना बचा हुआ है उसी के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जितना सिलेबस आपका कार्बन कंपाउंड में बचा हुआ है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है उसके आसपास की चीज़ें भी आ जाती हैं। तो बाउंड्री लाइन से पास में भी झांक कर देख लेना कि बाउंड्री के पीछे कोई टॉपिक तो नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको आसपास का भी मालूम होना चाहिए, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, जो आपको आज की वीडियो में अपनी तरफ से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है,
या किसी टॉपिक में डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से, और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।